ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ आर्ट्स ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ऑप्शंस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, कोर्स किमें चूज़ करना? देखिए जी, कनाडा अगर आप जाना चाहते हैं तो एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि आपको रिलेवेंट कोर्स की तरफ जाना होगा। रिलेवेंसी अगर नहीं है तो रिजेक्शन चांसेस हाई रहते हैं, क्योंकि जो रिफ्यूजल्स आते हैं उसमें अदर रीजंस में ये लिखा जाता है कि जो आपकी प्रीवियस स्टडी थी वो आगे प्रपोज जो स्टडी करने जा रहे हो उससे रिलेवेंट नहीं थी जी। तो यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्रीवियस एजुकेशन है फर्दर उससे आगे जो जा रहे हो तो सेम रिलेवेंट फील्ड में जाएँ। सेकेंडली, रिलेवेंट फील्ड भी चूज़ करते वक्त ये ज़रूर देखें कि आप पास्ट की जो एजुकेशन है किस सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उससे रिलेटेड लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। अगर आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड थी, कॉमर्स बैकग्राउंड से आप 12th पास हुए हैं और उसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स बनते हैं इंग्लिश, आपका बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जी। अगर आपके अकाउंट्स में सपोज करो 75, 80 और 90% मार्क्स हैं तो कोशिश करो आगे अकाउंटिंग की तरफ जाएं। अगर वही अकाउंट में अगर आपके 45-40% है तो अकाउंट सब्जेक्ट्स मतलब आगे है, मेजर अकाउंट्स ना लें, जैसे डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, उसकी बजाय जनरल बिजनेस डिप्लोमा लें। तो ये इस तरह से देखना जरूर है। अदरवाइज तो कॉमर्स वाला बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग में जाता है, बिजनेस में जाता है, तो दिखती सी बात है, वो तो रिलेवेंट बनता है। बट रिलेवेंसी के साथ साथ ये देखना जरूरी है कि जो प्रीवियस एजुकेशन में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें वीक थे, तो आगे ऐसा कोर्स ले जो आगे वो मेजर सब्जेक्ट्स ना बने जी। किस में आप ज़्यादा पॉजिटिव थे, ज़्यादा अच्छा स्कोर आ रहा था प्रीवियस एजुकेशन में, फर्दर उस कोर्स को लेंगे तो चांसेस हाई बनते हैं। एम्बेसी समझती है कि बच्चा ब्रिलियंट है, वही कोर्स कर रहा है जिसमें इसकी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इसी तरह से आपका पीसीएम जो बच्चे नॉन मेडिकल वाले, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पीसीएम वाले आते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। देखा जाए तो आप आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सब सारे कोर्सेज कर सकते हैं। बट देखना ज़रूरी ये है, अगर आपका मैथ वीक रहा है पीछे तो कोर्स आगे ऐसा लें जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट कम हो। जैसे आप आईटी के कोर्सेज ले सकते हैं या और कोई कोर्स जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट मिनिमम है। उसी हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप वीक किसी एक सब्जेक्ट में वीक है तो आगे कोर्स जो ले रहे हैं उस हिसाब से वो मेजर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपने खासकर कनाडा में ध्यान रखना है। अगेन बोलना चाहूँगा स्पष्ट शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में, कि रिलेवेंट कोर्स के लिए जाएं और मेजर सब्जेक्ट्स को देखते हुए जिसमें आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहा है, जिसमें आप सबसे अच्छे रहे हैं जिस सब्जेक्ट्स में, उस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा जाएं तो ज़्यादा बेटर है, चांसेस विल बी हाई जी। सो काफ़ी रश कैनेडा ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਇਹ सही है? ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस है। यहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कॉलेज के साथ कर सकते हैं, प्रोविंस के साथ कर सकते हैं, कोर्स के साथ मत करिए। क्योंकि जो कॉलेजेस हैं एसपीपी के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ वो सारी इक्वल हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई कराते हैं। तो कोर्स के साथ आपकी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कोर्स जिसमें आप इंटरेस्ट है, जिसमें आपका वीज़ा आ सकता है, जिसमें आप आगे फर्दर करियर बना सकते हैं, वही कोर्स लें। कैंपस में अपना कॉलेज और प्रोविंस इसमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज सारे अच्छे हैं। दूसरा, वहाँ जाके आप कॉलेज चेंज मत करिए। अगर आप कॉलेज चेंज करते हैं कभी भी नहीं पता कि कब रूल चेंज हो जाए और एम्बेसी या इमिग्रेशन आपको शिकार बना ले। क्योंकि ऐसा पास्ट में भी देखा गया है, एक बच्चे ने वहाँ जाके कोर्स चेंज किया तो कोर्स जो लिया वो आगे पार्ट टाइम था और वेबसाइट्स पे कहीं अवेलेबल नहीं था, लिखा नहीं हुआ था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये पार्ट टाइम में या फुल टाइम है जी। जब बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट होती है तब वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको वर्क वीज़ा नहीं मिला। वो अकेला बच्चा नहीं था, सैकड़ों ऐसे बच्चे थे जिनको वर्क वीज़ा नहीं मिला और वो डिपोर्ट हुए, उनको वापस आना पड़ा। तो रिक्वेस्ट है, यहीं से अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स,
ताकि आपका करियर बने। वहाँ जाके अगर आप कॉलेज चेंज करते हैं तो डेफिनेटली जो प्रीवियस कॉलेज है वो भी कुछ ना कुछ तो आपकी फ़ीस रखेगा, डिडक्ट होकर आपको मिलेगी, और उसके बाद किसी और कॉलेज में जाओगे तो वो भी अपनी फुल फीस लेगा। तो आप फ्री में दो जगह पैसे क्यों फंसा रहे हैं, यहीं से चॉइस करके अच्छे कॉलेज की, अच्छे कोर्स की जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा जी। सो देखਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਘੱਟ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ? देखिए सर, जो वहाँ जाके चेंज करवा रहे हैं उसमें कौन कौन है? एक तो वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वहाँ पे पुराने हो चुके हैं जी, जिनको हर चीज़ का हेद भेद है, या फिर जो कंसल्टेंट्स वहाँ पे ऑफिस को ले बैठे हैं जो बोलते हैं कि जी हम बच्चों को एयरपोर्ट पिकअप देंगे, सारी चीज़ें देंगे और उनको जॉब भी दिलाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। उन्होंने अपने बंदे छोड़ रखे होते हैं, वो खुद खड़े होते हैं एयरपोर्ट पे ही बच्चे को फड़ लेते हैं कि जी ये कॉलेज, तो डराते हैं, ओहो इस कॉलेज में आ गए तो 5 दिन लगेगा, ओहो इस कॉलेज में क्यों जा रहे तो फेल कर देता है। तो बच्चा वही पागल, उसको पता नहीं होता है कि भाई मैं मतलब आया हूँ, नया नया है, होम सिकनेस उसके पास है और उसको वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं पता है, तो जो जिस तरह से बहका लेता है बहकाई में आ जाते हैं। और 25-30% ऐसे शिकार होते हैं। ये जो शिकार होते हैं इनका करियर फिर स्पॉइल होता है, ठगे जाते हैं, इनको बाद में पता लगता है वो ये तो गलत हो गया जी। तो रिक्वेस्ट है ऐसे ना करिए। वहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिस करने वाले बहुत से कंसल्टेंट बैठे हैं या स्टूडेंट पुराने बैठे हैं जो आपका कॉलेज चेंज कराएंगे और आपसे पैसे खाते हैं। वहाँ पे कोई $1000, कोई $500, कोई $700 अपना कमीशन रखता है कॉलेज से, और बाद में स्पॉइल आपका करियर होता है और वो पैसे आपकी जेब से ही निकलते हैं। ऐसा प्लीज़ मत करिए। पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए, पढ़ाई के बाद ही आपका करियर बनेगा। खुश होना चाहिए यार, मेरा कॉलेज 4 दिन लगता है या 5 दिन लगता है। आप मतलब जितने अच्छे क्लासरूम्स में रहेंगे, जितने दिन आप क्लासरूम में प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका करियर बनेगा। आप पढ़ाई के बगैर सिर्फ 1 दिन या 2 दिन कॉलेज जाके कैसे करियर बना लेंगे, बाद में समस्या खड़ी होनी है। जी, जी। क्योंकि जो नॉलेज है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर उसका सेटिस्फाई है। पढ़ेगा तभी तो रिलेवेंट जॉब मिलेगी, पढ़ेगा नहीं। और पढ़ाई में भी देखा जाता है कि डिग्री नहीं होती, डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल देखा जाता है बंदा या स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड करता है। जो कॉलेज में पढ़ेगा, जो ज़्यादा दिन जाएगा, डेफिनेटली वो अपना उसका मेंटल लेवल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मेंटल लेवल होगा, उसके पास 10 तरह की ट्रिक्स होंगी एम्प्लॉयर को लाइक करने के लिए, तो वो चीज़ें बाद में काम आती हैं। लेकिन जो कॉलेज में ही नहीं जाओगे तो क्या काम आएगा, बाद में फंसोगे। ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 3 4 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ? ਅਪਲਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। कुलदीप जी देखो, 2 चीज़ें हैं। गैप क्यों है, रीजंस देखा जाएगा। अगर गैप जेन्युइन है और बच्चे ने कुछ उसमें जॉब की है, कुछ उसके पास जेन्युइन एविडेंस है, तो डेफिनेटली कनाडा भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, न्यूजीलैंड भी जा सकता है, यूरोप भी जा सकता है। हमने 2011 पास आउट बच्चे का भी कनाडा का वीज़ा लिया है, 7 साल के 6 साल के गैप का। लेकिन देखना ये है कि उसमें किया क्या है। अगर बच्चे ने वर्क किया है, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का वीज़ा लग सकता है, वीज़ा आते भी हैं। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है और आप कुछ करना भी नहीं चाहते थे और वो गैप पड़ा है और उसमें आप सोच रहे हैं कि भाई आप अब चले जाए, तो भैया सिंगापुर साइप्रस ही बचता है। फिर कोई ऐसे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਸਿਰਫ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ चीज़ें सारी देनी है कि उसने देखो डिपेंड करता है ना आप किस कंट्री में बच्चा जा रहा है। आपकी प्रीवियस एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, गैप है, गैप में आपने जॉब की है, आप अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, सारी चीज़ें दें। आप आइल्स करो, आइल्स अगर कनाडा जाना आइल्स करनी पड़ेगी, न्यूजीलैंड जाना आइल्स करनी पड़ेगी, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना आइल्स करनी पड़ेगी, यूरोप जाना चाहते हो तो आइल्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री में जा रहे हैं और आपका जीटी क्राइटेरिया मीट करता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हैं, तो आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, वीज़ा आएगा। हमने ऑस्ट्रेलिया में गैप वाले बच्चों के वीज़े लिए, हमने कनाडा में वीज़े लिए, न्यूजीलैंड में लिए, लेकिन बच्चों ने कुछ किया है, उसमें एविडेंस प्रॉपर दिए हैं, वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई किया है, तब बच्चे का वीज़ा निकलता है। जी। स्पाउस केस ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, स्पाउस ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂट्स? देखिए SSVF है, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क, जिसके अंदर मतलब कॉलेज को कैटेगराइज किया गया है जी। तो जो बच्चा जाना चाहता है स्पाउस वीज़ा पे, तो स्टूडेंट्स तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो बैचलर हो ताकि मास्टर्स के लिए जाए, और उसका स्पाउस जो है, कुछ कॉलेज मांगते हैं कि वो भी ग्रेजुएट हो, तब फाइल लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कहीं एम्बेसी ने नहीं बोला कि भाई जो डिपेंडेंट है, जो स्पाउस है, वो ग्रेजुएट होना ही ज़रूरी है। ये हर एक कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है, और एक ये
चलन चल चुका है कि भाई एम्बेसी भी समझ चुकी है, कॉलेज भी समझ चुका है कि भाई जो स्टूडेंट्स मोस्टली लड़कियां होती हैं और जो डिपेंडेंट जो है वो उसका हस्बैंड होता है, लड़का होता है, तो कहीं फेक ना हो, सारी चीज़ें वो देखी जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट तो ठीक है लेकिन जो उसका स्पाउस है वो मतलब फेक हो, सिर्फ पैसे दे के Contract marriage जो की है, तो वो चीज़ें ये एम्बेसी सारी चीज़ देखना चाहती है और उसी पर्पज से ये सारी चीज़ें की हैं कि भाई आपका एविडेंस, लिविंग रिलेशन, मैरिज कब हुई थी, फोटो, सीडीज और अदर एविडेंस जो हो सकते हैं, जैसे आनंद का हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, फोटो हो गए, सीडी हो गई, कोई कम्युनिकेशन है उन सब की चैट होगी, वो तो होने के साथ साथ वो चाहते हैं कि जो डिपेंडेंट है वो बैचलर हो। मेन एप्लीकेंट ने जे +2 की हुई फिर भी स्पाउस लेके जा सकते हैं नाल जरा। देखिए पीछे वीज़ाज आए हैं लेकिन मेन एप्लीकेंट अगर 12th है तो आज की डेट में कॉलेज बहुत कम ले रहे हैं, खुद ले भी रहे हैं, बट वो कहते हैं कि वो यही बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि भाई स्टूडेंट आए, डिपेंडेंट बाद में आए, साथ ना आए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम भी रिकमेंड करते हैं कि भैया आप अपनी फाइल बाद में लगाओ, ज़्यादा बेटर है, पहले आप स्टूडेंट्स का वीज़ा लो जी। सो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।